ये जो दिन में खंडर दिखने वाली हवेली है, ये सूर्यास्त के बाद एक चमचमाता महल बन जाता है। हर रात इस महल में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती है। अगर गलती से कोई यहाँ आ जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप खुद ही देख लीजिए। सत्यजीत एक व्लॉगर है। वो जहां भी जाता है उस जगह के वीडियो बनाता है और ज्यादातर सत्यजीत सोलो ट्रैवल करता है। और इस ट्रैवल के दौरान सत्यजीत आ पहुंचा इस फार्म हाउस में। सत्यजीत ने पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी। ये फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है। मेरे व्लॉग्स के लिए मस्त बैकग्राउंड्स मिलेंगे यहाँ। सत्यजीत ने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हाय फ्रेंड्स, आज मैं पहुंचा हूँ एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड फार्म हाउस पर। लुक एट दिस प्लेस पीपल, इजंट इट अमेजिंग? सत्यजीत वीडियो शूट कर रहा था, तभी उसके पीछे का फार्म हाउस बार बार खंडर में बदल रहा था। पर सत्यजीत इस बात से अनजान था। उसने अपना वीडियो बनाया और फार्म हाउस के अंदर आ गया। सत्यजीत रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उससे वहां एक चाबी मिली और एक नोट लिखा था। सत्यजीत सर, आपका रूम रेडी है? सॉरी, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आप आराम कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सत्यजीत ने चाबी ली और कमरा ढूंढने लगा। वो हवेली बहुत बड़ी थी और हर गलियारे में कई कमरे थे। काफी देर यहाँ वहां भटकने के बाद सत्यजीत को अपना कमरा मिल ही गया। सत्यजीत कमरा देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर लॉन में बैठकर बियर पी रहे एक लड़के पर गई। और फिर सत्यजीत भी फ्रेश होकर लॉन में आ गया। हेलो, मैं सत्यजीत हूँ, वेस्ट बंगाल से। और तुम? मैं रेक्टर हूँ, गोवा से। दैट्स नाइस, कैन आई जॉइन यू? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। सत्यजीत भी रेक्टर की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। बैठते ही अचानक सत्यजीत को ऐसा लगा कि कोई उसके पास से गुजरा और वो हड़बड़ा गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं एक ब्लॉगर हूँ। और तुम? ट्रैकर। यहाँ पास ही में एक बड़ा माउंटेन है। कल मैं इस माउंटेन पर ट्रैकिंग करने वाला हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें कल जिंदा रहना होगा। I mean, जल्दी उठना पड़ेगा। श्योरली। रेक्टर ने सत्यजीत को बियर ऑफर की। सत्यजीत भी रेक्टर के साथ बियर पीने लगा। दोनों काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर अचानक फार्म हाउस की लाइट चली गई और रेक्टर गायब हो गया। अरे, ये कहाँ गया? शायद फ्लैशलाइट लेने गया होगा। मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। अंधेरे में सत्यजीत अपने कमरे की ओर चल पड़ा। सत्यजीत अंधेरे में चल रहा था। वो कभी किसी मूर्ति से टकराता तो कभी दीवार से। अचानक उसे किसी लड़की ने आवाज लगाई। सत्यजीत, सत्यजीत। लड़की की आवाज सुनकर सत्यजीत हैरान था। वो उसे यहाँ वहां ढूंढने लगा। कौन है? कौन है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? सत्यजीत, सत्यजीत। सत्यजीत आवाज की दिशा में चल पड़ा। वो आवाज उसे एक बड़े से कमरे में ले आई। कमरा पूरी तरह से खाली था, पर अब भी सत्यजीत को वो आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज गूंज रही थी। अचानक सत्यजीत की गर्दन के पीछे किसी ने जोर से काटा। जब सत्यजीत पीछे घूमा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांतों पर सत्यजीत का खून लग चुका था।
हेल्प हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो। सत्यजीत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगा। वो चुड़ैल सत्यजीत का पीछा कर रही थी। डगमगाते हुए सत्यजीत गलियारे में पहुंचा। वो चुड़ैल सत्यजीत पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने सत्यजीत को एक कमरे में खींच लिया। एक बूढ़ी औरत ने सत्यजीत को अपने कमरे में खींचा था। सत्यजीत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो चुड़ैल, वो मुझे मार देगी वो मुझे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हो रही थी। सत्यजीत की जान ऊपर नीचे हो रही थी। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो आंटी। कौन है वो इस हवेली की असली मालकिन है, वसुंधरा। कई सालों पहले ये हवेली सेठ मुकुंद की थी। उनकी एक लौती बेटी थी वसुंधरा। सेठ जी की अकाल मृत्यु के बाद सारी जायदाद वसुंधरा के नाम हो गई। कई लड़के वसुंधरा से शादी करना चाहते थे, पर वसुंधरा को किसी नेक इंसान की तलाश थी। एक दिन बाजार में वसुंधरा की नजर आनंद पर गई। आनंद एक गरीब ढाबे वाला था। वसुंधरा ने देखा कि आनंद गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहा था। आनंद की अच्छाई वसुंधरा को भा गई। इसके बाद वसुंधरा एक साधारण लड़की के वेश में आनंद के ढाबे पर जाने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद, आनंद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी। पर मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। कैसा झूठ? मैं गरीब नहीं हूँ। मैं सेठ मुकुंद की बेटी वसुंधरा हूँ। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नेक पति ही ढूंढ रही थी। आनंद और वसुंधरा की शादी हो गई और आनंद भी इसी हवेली में आकर रहने लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे आनंद वसुंधरा के पैसों को लूटने लगा। वसुंधरा ने अब तक जो भी देखा था वो सब आनंद का दिखावा था। वसुंधरा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो ये हवेली मेरे नाम कर दो। मुझे आप पर बहुत विश्वास है, पर ये हवेली मेरे पिताजी की है और ये मैं चाहकर भी आपको नहीं दे सकती। आनंद को तो बस वसुंधरा की जायदाद चाहिए थी, इसीलिए वो एक अघोरी तांत्रिक के पास गया। बाबा, बस मेरी बीवी को मेरे वश में कर दो। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। ये हुई ना बात। चल। उस अघोरी तांत्रिक को लेकर आनंद हवेली में आया और अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे सोती हुई वसुंधरा नींद में चलते हुए बाहर आ गई। बोल, क्या करवाना है? बस इन कागजातों पर इसके दस्तखत। अघोरी के वशीकरण में आकर वसुंधरा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। अब इसका क्या करना है? अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जला देता हूं इसे। अघोरी के जादू से वसुंधरा के कपड़ों में आग लग गई। वो अभी भी साधु के वश में थी, पर जलते जलते वसुंधरा को होश आ गया। आनंद, मैं बदला लेकर रहूंगी। इसी हवेली के लिए तूने ये सब किया है ना? तुझे ये हवेली कभी नहीं मिलेगी। इस हवेली में कदम रखने वाला हर इंसान मरेगा, मरेगा। ये हवेली मेरी है। जलती हुई वसुंधरा अघोरी और आनंद के पीछे दौड़ पड़ी और उन दोनों को भी अपने साथ जला दिया। लेकिन आनंद बचकर निकल जाता है और अघोरी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तब से आज तक जिसने भी इस हवेली के अंदर कदम रखा है वो मारा गया है। मतलब वो रेक्टर मरा हुआ है? सत्यजीत ने खिड़की की ओर देखा तो उसे रेक्टर का भूत खिड़की तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। सत्यजीत बेहद डरा हुआ था। वो मार देगा हमें, हम दोनों मर जाएंगे।
हंसते हंसते वो बूढ़ी औरत एक भूत में तब्दील हो गई। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। सत्यजीत ने भागने की कोशिश की, पर एक और रेक्टर का भूत था तो दूसरी ओर मालती के पीछे वसुंधरा का। मेरी हवेली में आ तो सकते हो, पर जिंदा वापस नहीं जा सकते। वसुंधरा सत्यजीत पर झपट पड़ती है, लेकिन जैसे ही वसुंधरा सत्यजीत को छूती है, तभी सत्यजीत कहता है, रुक जाओ वसुंधरा, मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानता हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं, ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं, इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई। शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है। उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं।
क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया, इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकाल कर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैंने बोला। कौन हो तुम? भरत। डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले हैं आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है। बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया,
उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी। नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक। इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी। मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। ये दुनिया कैसी अनोखी दुनिया है, जो आम लोगों की नजर से दूर कुछ अलग है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है पिशाचनी। आज की कहानी कोरी कल्पना नहीं, बल्कि सच है। खामोश अंधेरी रात, दूर दूर तक पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। अपनी बंद मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए विहान किसी की मदद की तलाश में था। ऐसे में किसी की आहट हुई और घुंघरू की आवाज आने लगी। सुनसान सड़क पर आती हुई घुंघरू की आवाज से विहान का दिल बैठ गया। डरते हुए जैसे ही विहान ने पलटकर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी जिसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। उसे देख विहान को हंसी आ गई, मगर तभी पायल की आवाज कानों में शोर पैदा कर रही थी। वह तुरंत उस जगह से निकलकर मेन डोर पर आ गया। वहां उसे सामने वाले कब्रिस्तान का चौकीदार मिला। आप इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? वहां पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है। वो पायल की आवाज। पायल की आवाज? वो तो उस 500 साल पुरानी कब्र में से आ रही होगी। वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी पिशाचनी है। 500 साल पुरानी कब्र? पिशाचनी? हाँ, वो देखो, ठीक तुम्हारे पीछे है। जैसे ही विहान ने पलटकर देखा तो उसके सामने करीबन 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देख विहान के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विहान उसके करीब पहुंचा, वह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की एक खूबसूरत और बदसूरत महिला में बदल गई। उसने अपने दांत विहान की गर्दन पर लगाकर उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया। विहान का शरीर बिना खून के एकदम सफेद हो गया। वह पिशाचनी फिर से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और वो चौकीदार भी एक पिशाच में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 4 दोस्त शहर से दूर उस फार्म हाउस पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। यार, ये क्या बोरिंग सा दिन है, केवल शराब। कुछ और करें? यार जाने देना, अभी जो है उसी को एंजॉय कर। नहीं यार, काश। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी दोस्त राधिया बोली, ये सब शराब छोड़ो, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग? मगर क्या क्या करना है, बोलो। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। क्या बच्चों की तरह ट्रूथ और डेयर? इस सुनसान जगह पर डेयर से मजा आ जाएगा। चारों दोस्त वहीं पर खेलने लगे। बोतल का मुंह विनी की तरफ रुका। बोल, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ नहीं, इस डरपोक को तो डेयर दो। नहीं यार, ट्रूथ ही ठीक है। नहीं, डेयर डेयर। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। विनी, तेरे लिए एक सिंपल सा डेयर है। अकेली इस घर के किचन से हम लोगों के लिए पानी ले आ। नहीं यार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना तो सिंपल है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं। देख, तू जा रही है, मैं कुछ और डेयर दूं। तू तो रह नहीं दे, पता नहीं क्या डेयर देगा। मैं जाती हूँ। जैसे ही विनी किचन की ओर गई, सोहन को एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा।
सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने मिलकर अंदर की घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में विनी डरते हुए किचन तक पहुंची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डर कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। प्लीज यार मजाक मत करो, मुझे पता है ये तुम लोग हो, मेरे सामने आ जाओ। मगर किसी ने भी विनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सोहन अंधेरे में मोबाइल की लाइट से विनी को ढूंढ रहा था, मगर विनी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सोहन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और घर की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उन लोगों ने लाइट ऑन की, विनी अपने हाथ में सभी लोगों के लिए पानी लेकर आ रही थी। कहाँ थी तू? मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था, मगर तू कहीं भी नजर नहीं आई। विनी ने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर उन चारों की ओर देखने लगी। मैं तो किचन में ही तो थी, तुम लोगों ने ही तो भेजा था मुझे। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। चलो छोड़ो, विनी सबके लिए पानी ले आई है। ये एक गेम जीत गई, अगला राउंड शुरू करते हैं। अब तीनों दोस्तों के बीच गेम हो रहा था और विनी दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। बोतल इस बार सोहन की तरफ रुकी। मैं तो ट्रूथ बोलूंगा। नो डियर, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। जाओ तुम भी डेयर का सामना करो। अच्छा, बदला लेगी? तू ही दे मुझे डियर। जैसे ही सोहन ने कहा, विनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली, यहाँ से थोड़ी सी दूर एक कब्रिस्तान है, तुम्हें उस कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर आना है। कब्रिस्तान का चक्कर? पागल है क्या? डेयर तो डेयर है, बोलो तुम डर गए क्या? कहते हुए विनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सोहन ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। अंधेरी रात में वो मोबाइल की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गया। सुनसान सड़क में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं से लौट जाता हूँ, कह दूंगा कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आ गया। इतनी रात को कब्रिस्तान कौन जाएगा? सोचते हुए वो जैसे ही पलटा, सामने विनी खड़ी थी। क्या हुआ, डर गए? विनी, वो क्या वो मैं? दूसरे को डेयर देना आसान, खुद करना मुश्किल है, समझे? तुम अब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हो या यहीं से वापस चलोगे? मैं जाकर आता हूँ। डरते हुए सोहन कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, एक पुरानी कब्र से सड़ा गला सा हाथ बाहर आया, जिसे देखकर सोहन डरते हुए पीछे हट गया। प्लीज, इस तरह का घटिया मजाक मत करो। मजाक? ये मजाक नहीं है, कहीं सच में तो। सोहन, भागो यहाँ से। कहते हुए जैसे ही वो लोग पलटे, उस कब्र से खूंखार और बदसूरत महिला निकलकर उन लोगों के पीछे चलने लगी। दोनों तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। क्या तुम सच में कब्रिस्तान घूमकर आ गए? हाँ। कहते हुए वो सोहन की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। अब हम दोनों बच्चे हैं। कहते हुए उसने जैसे ही बोतल को घुमाया, बोतल इस बार राधिया की तरफ आकर रुक गई। अब तुम्हें क्या डेयर दिया जाए? मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया। तो फिर तुम इस फार्म हाउस की छत पर जाकर टंकी में हम लोगों का नाम पुकारो। बस इतना ही? कहते हुए राधिया छत पर चली गई। उसने छत की टंकी को खोला और आवाज लगाई, गौरव, राधिया, सोहन, राधिया। मुझे डराने के लिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। मगर उसके बुलाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं अपना डेयर पूरा करके नीचे जा रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही पानी की टंकी के अंदर झांक कर विनी का नाम पुकारा, उसे पानी की टंकी के अंदर उस पिशाचनी का अक्स नजर आया। वह भागकर नीचे आई। अब गौरव अकेला बचा था। इसे क्या सजा दी जाए? तीनों बात कर ही रहे थे कि गौरव को कुछ दूर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी नजर आई। विनी या सोहन कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो उठकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि बिना कुछ सोचे समझे गौरव उसका पीछा करने लगा। वो लड़की इशारे से गौरव को अपने करीब बुला रही थी। जैसे ही गौरव उसके करीब जाता है, वो उससे दूर हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर गौरव नहीं रुका। गौरव को पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया।
कब्रिस्तान में आने वाली जानवरों की आवाज को सुनकर उसका सम्मोहन टूटा। जब उसने अपने आसपास चारों तरफ कब्रों को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे ध्यान आया वो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया है। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा वह लड़की पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसने अपने दांतों से गौरव के शरीर का पूरा खून चूस लिया और फिर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अगली सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर गौरव और सोहन की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के मालिक ने देखा तो किचन में विनी की लाश और छत पर राधिया की लाश पड़ी हुई थी। आज की रात तो बहुत ही खास थी। अनजाने में खेला गया ट्रूथ और डेयर का गेम चारों जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। कहीं आप भी तो वो गेम नहीं खेलते हैं? आओ साथ में खेलेंगे ये खेल।